ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट 2 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ना टूल ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग के कौन कौन से क्रिटिकल केयर नर्सिंग में टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा ओवरऑल सेकेंड यूनिट है क्रिटिकल केयर नर्सिंग का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द होमोडायनामिक मॉनिटरिंग के किस तरीके से होमोडायनामिक की हम मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा डिस्कस इन्विजन्स प्रेशर मॉनिटरिंग कि हम इन्विजन प्रेशर होता है उसको किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। डिस्क्राइब कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग कि हम कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रा आयोटिक बलून पंप उसको हम डिस्कस करेंगे, IABP को, और उसके अलावा डिफाइन करेंगे वेंटिलेटर एंड इंडिकेटर्स, जो इंडिकेशंस होती है कि कौन सी इंडिकेशन में हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। उसके अलावा डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे वेंटिलेटर्स एंड पैरामीटर्स के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं वेंटिलेटर के, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे एक्सप्लेन द वेंटिलेटर मोड क्या होता है, मेड क्या होता है। उसके अलावा डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस एंड जो ट्रबल स्टूडिंग्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब करेंगे नर्सिंग केयर ड्यूरिंग मेडिकल, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है नर्सिंग की क्या केयर होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि वेंटिलेटर वेयरिंग के किस तरीके से वेंटिलेटर वेयर करते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम बात करते हैं पार्ट 1 होमोडायनामिक मैनेजमेंट। होमोडायनामिक मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, होमोडायनामिक मॉनिटरिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस। हम होमोडायनामिक, होमो मीन्स ब्लड, डायनामिक्स मीन्स क्या, उसकी क्या अमाउंट है उसको हम डायनामिक के किस तरीके से वो फ्लो कर रहा है तो उसको हम देखते हैं, तो कि कार्डियक आउटपुट कितना है in the assessing the tissues perfusion and oxygen deliverings। होमोडायनामिक में यही हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है ना उसका प्रेशर कितना है, वो उसके प्रेशर के साथ साथ हमें क्या है कि उसकी अमाउंट देखनी होती है कि हमारा जो प्रॉपर अमाउंट में हमारा कार्डियक आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके थ्रू हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, तो उसको देखने के लिए हम होमोडायनामिक में देखते हैं। अगर होमोडायनामिक नॉर्मल है तो हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो भी नॉर्मल होगा। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं, जो यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, जो ब्लड की वेसल्स है ना, हार्ट के वेसल्स, वहाँ पे हम देखते हैं का उसका फंक्शन कितना है। ठीक है, वो एक प्रॉपर अमाउंट में जा रहा है ब्लड या नहीं जा रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, होमोडायनामिक। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पर्पस क्या होता है होमोडायनामिक का। मेनली पर्पस ये होता है कि असेस हार्ट फंक्शंस, हम असेस करेंगे हार्ट के फंक्शन को। उसके अलावा मॉनिटर ब्लड प्रेशर्स, जो हमारा होमोडायनामिक है उसमें हमारे हार्ट के जो फंक्शन है हमें क्योंकि इसको मैनेज करना होता है या फिर मॉनिटर करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हार्ट के जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपर देखेंगे, उनको देख असेस करेंगे कि हार्ट सही से काम कर रहा है, उसके फंक्शन सारे सही से है या नहीं है। उसके अलावा मॉनिटर करेंगे हम ब्लड प्रेशर को, और डिटेक्ट करेंगे स्ट्रोक शॉक। हमें ये डिटेक्ट भी करना है कि क्या प्रेशर कम है, जो कार्डियोवैस्कुलर जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो फिर हमें क्या है, तो फर्दर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट शॉक में होता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन डाउन हो जाता है, ब्लड सही से फ्लो नहीं होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है टिश्यूज को और सेल्स को, तो वो वहाँ पे उनमें डिसफंक्शन या फिर उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो हमें डिटेक्ट करना है शॉक को, और उसके अलावा वोलेट फ्लूइड बैलेंस,
हमें क्या है कि फ्लूइड बैलेंस को भी इवोलेट करके और गाइड टू ट्रीट, और हमें गाइड करना होता है कि ट्रीट करो, क्योंकि होमोडायनामिक अगर हमें क्या है कि होमोडायनामिक मैनेज करना है, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं होता है कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है कि उसके लिए हमें ना मॉनिटर करना होता है ब्लड प्रेशर को। उसके अलावा जो जो भी यहाँ पे काम है ना, वो सारे हमें करने होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मॉनिटरिंग, इवोलेट, फ्लूइड बैलेंस, गाइडलाइंस, ट्रीटमेंट, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव हमारे पास यहाँ पे यही है, होमोडायनामिक जो है उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से हम मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ब्लड देखना और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड आइडेंटिफाई the variables, monitoring and describe the nursing responsibility, और हम डिस्क्राइब करेंगे नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है यहाँ पे। उसके अलावा हम यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करते हैं, वेरिएबल्स ऑफ द होमोडायनामिक मॉनिटरिंग। कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने यहाँ पे होमोडायनामिक है उसकी हम क्या करते हैं कि है ना, हमें उसको मॉनिटर करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम होमोडायनामिक को मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हार्ट रेट, जिसमें एचआर आ गया। हार्ट रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, मेन आर्टेरियल प्रेशर कितना है, और उसके अलावा कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक इंडेक्स कितनी है, उसके अलावा सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना है, पल्मोनरी आर्टरीज प्रेशर कितना है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है। ये सारी वो चीजें होती है, वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें मॉनिटर करना होता है होमोडायनामिक में। अगर इनमें से कोई भी एक इनबैलेंस है, ठीक है, तो हमें क्या है कि वो हमें हमें क्या है कि बताएगा कि आपका जो होमोडायनामिक है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। इन सारे वेरिएबल को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वेरिएबल उसका कार्डियक का आउटपुट सही नहीं है, या फिर मेन आर्टेरियल प्रेशर सही नहीं है, ब्लड प्रेशर सही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बताता है। उसके अलावा एक्सप्लेन नॉर्मल वैल्यूज, हमें क्या है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उनको एक्सप्लेन करके रखना होता है। उसके अलावा इंटरप्रेटेड द एबनॉर्मल फाइंडिंग, और इंटरप्रेटेड करना होता है इसकी जो एबनॉर्मल फाइंडिंग है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे इंट्रा आर्टेरियल जो इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग्स, आर्टेरियल लाइन्स, जो आर्टेरियल लाइन है वहाँ पे अगर प्रेशर मॉनिटर करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर थ्रू एनी आर्टेरियल कैथेटर, जो कैथेटर होता है आर्टेरियल का, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कॉमन साइट क्या होती है, जहाँ पे रेडिला आर्टरियल्स होती है, फेमोरल आर्टरी होते हैं, और ब्रेकियल आर्टरी होती है। इन तीन रेडियस और रेडियल्स एंड फेमोरल और ब्रेकियल, इन तीनों में हम क्या करते हैं, कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पे हम आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर करते हैं। एडवांटेजेस इसके ये है, कंटिन्यूस बीपी मॉनिटरिंग। हम क्या है कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूस हम बीपी मॉनिटर करते हैं, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। उसके अलावा एक्यूरेट ब्लड प्रेशर, अगर हमें एक्यूरेट ब्लड प्रेशर देखना हो तो इन साइट्स पे हम देखते हैं। उसके अलावा इजी आर्टेरियल ब्लड सैम्पलिंग, हम इजीली यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड सैम्पलिंग भी ले सकते हैं। तो ये तीन जो साइट्स होती है ये मोस्ट कॉमन साइट्स होती है फॉर प्रेशर, आर्टेरियल जो ब्लड प्रेशर होता है वो लेने के लिए। उसके अलावा नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर में क्या क्या आता है कि मेंटेन जो स्टेरिल जो हमारे पास स्टेरिल ड्रेसिंग होनी चाहिए, और मॉनिटर सर्कुलेशंस एंड उसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन जीरो एंड क्रिब्रल्स ट्रांसड्यूलर्स होने चाहिए। और उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव है जो इसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें आ जाता है डिफाइंड आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाई इंस्टेंट साइट्स एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। और प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन के कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है नर्सिंग केयर में, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है कि मॉनिटर करनी होती है इसमें।
उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो आ जाता है सेंट्रल वेनस प्रेशर सीवीपी, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि हम किस तरीके से सेंट्रल, यहाँ पे हम वीपी को डिस्कस करेंगे, सेंट्रल वेनस प्रेशर को। यहाँ पे प्रेशर, द मेजरमेंट प्रेशर इन द राइट आर्टरियम, द असेस फ्लूइड स्टेटस। हमें क्या है कि राइट आर्टरियम में क्या मिलता है, फ्लूइड स्टेटस। हमें पता चलता है कि फ्लूइड कितना है, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना है। जितना फ्लूइड होगा, ठीक है, उस हिसाब से हमारे वेनस जो है ना, वेन्स है ना, वहाँ पे प्रेशर होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल अगर हम देखते हैं सीवीपी जो है 2 टू 8 एच मिली मरकरी। और उसके अलावा इंडिकेशन में हम बात करते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट और स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर या फिर मेजर सर्जरी। इन सारी इंडिकेशंस में क्या है कि हमारा जो सीवीपी है ना, वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल इसकी वैल्यू पता है कि 2 टू 8 मरकरी है, ठीक है, मोल मरकरी है, तो फिर हमें क्या है कि हमें पता चल जाता है। उसके अलावा हमें यहाँ पे देखना होता है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में हम क्या देखते हैं, मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टरल टेक्निक्स, लेवल level translator correctly and obstructive instant set and record readings accurately। हमें जो भी रिकॉर्ड रखना है वो भी एक्यूरेटली रखना है। ओवरऑल जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छी हो, अच्छी तरीके से हो, ताकि उसको हम अच्छे तरीके से फाइंड कर सके। उसके अलावा सीवीपी क्या है उसको डिफाइन करेंगे, इंटरप्रेटेड सीवीपी वैल्यूज एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 चीज़ें हमने इसमें कवर की है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। उसके अलावा लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर मॉनिटरिंग, हम किस तरीके से लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर मॉनिटर करते हैं। लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर मॉनिटरिंग में आ जाता है मेजरमेंट प्रेशर इन द लेफ्ट आर्टरियम्स। पर्पस हमारा यही होता है कि असेस करें हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, जो वेंट्रिकुलर फंक्शन है उसको असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा एवोलेट पल्मोनरी एडिमा, अगर एवोलेट हुई है पल्मोनरी एडिमा तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर देखते हैं। उसके अलावा मॉनिटर करते हैं कार्डियक सर्जरी में भी हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं पेशेंट को कि ना उसकी लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर कितना है। उसके अलावा अगर हम बात यहाँ पे करने वाले हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे नर्सिंग केयर की, कि अगर लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर ज़्यादा है तो नर्सिंग क्या केयर करेगी, कंटिन्यूस मॉनिटर उस पेशेंट को करेगी, क्योंकि हमारे राइट आर्टरियम से भी जो लेफ्ट आर्टरियम या फिर वेंट्रिकुलर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो ओवरऑल ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ का प्रेशर सही होना। उसके अलावा जो नर्सिंग केयर में हमें यहाँ पे देख लिया है कि ऑब्जर्व द वेव फॉर्म्स कितनी है और प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग, के पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर हमें मॉनिटर करना है तो स्वान्स जीज कैथेटर यूज करना होगा। पर्पस उसका यही होगा जिसमें हमें क्या है कि जो मेजरमेंट पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हमें मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को कार्डियक आउटपुट के लिए, और पल्मोनरी आर्टरी बेडेड प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा यूज़ कब होता है, जब हमारे जो पेशेंट है हमारे पास वो शॉक में हो, हार्ट फेलियर में हो, सीवियर कार्डियक डिजीज में हो ना, तो हम क्या करते हैं, पल्मोनरी जो आर्टेरियल प्रेशर को मॉनिटर करते हैं इन सारी कंडीशन में। उसके लिए नर्सिस का क्या काम होता है, नर्सिस किस तरीके से केयर देती हैं, स्टर्लिक टेक्निक्स यूज करके, कंटिन्यूस ईसीजी करके, उसके अलावा मॉनिटर वेव फॉर्म मॉनिटर करके, ये सारी चीज़ें होती है जो नर्सिस जो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जिस पेशेंट का ज़्यादा होता है उन पेशेंट में यूज़ करती है, ठीक है।
उसके अलावा बात करते हैं कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग के किस तरीके से हम कार्डियक आउटपुट मॉनिटर कर सकते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट के कितना पंप करा है हार्ट पर मिनट में ब्लड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कार्डियक आउटपुट को देखते हैं कि कितना हार्ट पंप कर रहा है। तो सीओ इज द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम के कितना हार्ट रेट है कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है। अगर सीओ देख रहे हैं तो 4 and 8 लीटर पर मिनट है और इसकी यही के है ना इतना अगर 4 to 8 लीटर पर मिनट हार्ट पंप करा है तो हम नॉर्मल कह सकते हैं उसको, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना उसके अलावा असेस करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि असेस द हार्ट फंक्शन, डिटेक्ट शॉक एंड गाइड द थेरापी। ये सारी 3 चीज़ें हमें क्या है कि इसमें देखनी होती है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो हाँ ये 3 चीज़ें हो सकती है। हम हार्ट को भी असेस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट शॉक में नहीं है और गाइड थेरापी भी देंगे ताकि पेशेंट को एक रिलीफ मिल सके। डिफाइन कार्डियक आउटपुट, हमें कार्डियक का आउटपुट डिफाइन किया है, कैलकुलेट किया है कार्डियक आउटपुट को और उसके अलावा एक्सप्लेन किया है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस को, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 2 में हम बात करते हैं इंट्रा एरोटिक बलून पंप, जिसमें हम बात करते हैं डेफिनेशन इसकी देखते हैं, जिसमें आ जाता है मैकेनिकल बैलून पंप को हम यहाँ पे देखते हैं द मैकेनिकल डिवाइस दैट असाइंस द फेलिंग्स हार्ट द मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म में आ जाता है कि बलून इनफ्लेट ड्यूरिंग डायसिस्टोलिक एंड बलून डिफ्यूज बिफोर सिस्टोलिक। जब बलून इन्फ्लेट होता है ड्यूरिंग सिस्टोलिक एंड बलून डिफ्लेक्ट बिफोर सिस्टोलिक, जो डायसिस्टोलिक से पहले और उसके अलावा ड्यूरिंग डायसिस्टोलिक जब इन्फ्लेट होता है उसके अलावा बलून डिफ्लेक्ट होता है जब डायसिस्टोलिक हो रहा होता है उससे पहले, तो फिर सिस्टोलिक हो रहा होता है उससे पहले। तो ये मैकेनिज्म होता है। उसके अलावा इसके पर्पस यही होता है कि इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज कराने के लिए बलून पंप यूज करते हैं। उसके अलावा रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, कम करने के लिए हम बलून पंप का यूज। उसके अलावा क्या है रिड्यूस वर्कलोड और इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं बलून पंप यूज करते हैं। उसके अलावा डिफाइन करते हैं IABP, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लेन करते हैं इसके मैकेनिज्म को। ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली है, ठीक है। उसके अलावा होमोडायनामिक बेनिफिट ऑफ द IABP, ठीक है। उसमें बेनिफिट हमारा यही होता है कि अगर हम बलून पंप लगा रहे हैं तो वहाँ पे बलू इंट्रा आर्टरियल बलून पंप, जिसमें हमारे पास क्या बेनिफिट होते हैं, इंक्रीज करता है कोरोनरी फंक्शन को, इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को, इंक्रीज रिड्यूस करता है आफ्टर लोड को, क्योंकि आफ्टर लोड भी अगर ज्यादा होगा तो वो भी एक हम कह सकते हैं इंडिकेट करता है, उसको भी रिड्यूस करता है। उसके अलावा रिड्यूस करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स को और उसके अलावा इम्प्रूव करता है टिश्यूज परफ्यूजन को। ये सारी चीजें मिलती है, हमें बेनिफिट मिलता है IABP का, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी, हमने इसकी एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया इसकी इम्प्रूवमेंट सर्कुलेशन को। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, IABP की के क्या इंडिकेशन है, क्या कंट्रा इंडिकेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी। तो मोस्टली ये चीजें यूज करते हैं। इंडिकेशन में कि हम इस बलून पंप का कब यूज करते हैं, जब कार्डियोजेनिक शॉक हो तब हम यूज करते हैं, अक्यूट MI हो तब हम बलून पंप का यूज करते हैं, हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेलियर होता है तब भी हम बलून पंप का यूज करते हैं। हाई रिस्क कार्डियक सर्जरी, अगर ज्यादा से ज्यादा हाई रिस्क कार्डियक सर्जरी हुई है पेशेंट की तब भी हम क्या करते हैं, इन सारी इंडिकेशन में हम बलून पंप का यूज करते हैं। किन किन कंडीशन में हमें बलून पंप का यूज नहीं करना चाहिए। एरोटिक रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस होती है उसमें ना करना चाहिए। एरोटिक जो एनिज्म्स होते हैं उसमें नहीं करना चाहिए, इन डिजीज में नहीं करना चाहिए। सीवियर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है
तब भी हमें बलून पंप का यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है बलून पंप जो हम इंड्यूस करते हैं, लगाते हैं, तो उसकी तो मेनली क्या होती है, लंप इस्कीमिया हो जाती है। वहाँ की जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ की लंप्स होती है वो इस्कीमिया हो जाती है। और उसके अलावा ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, बलून पंप रैप्चर्स, ये सारी इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सारी 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। फर्स्ट में इंडिकेशन के किन-किन पेशेंट को हम लगाते हैं, किन-किन पेशेंट को हमें नहीं लगाना। एनोरिज्म्स जो पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं लगाना होता है। और ये सारी जो कंट्राइंडिकेशन के किन पेशेंट को नहीं लगाना, कॉम्प्लिकेशन के लगाने के बाद क्या-क्या इस पे इफ़ेक्ट आ सकता है, क्या-क्या जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर आईएबीपी के क्या क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंट्रा आयोटिक बलून पंप में लगाने के बाद। तो सबसे पहले मॉनिटर टाइमिंग ऑफ द बलून इन्फ्लेक्ट एंड डिफ्लेक्ट। जो इन्फ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट होता है उनकी टाइमिंग देखना, मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। असेस डिस्टिल पल्स जो असेस करना। उसके अलावा चेक इंस्टेंट साइट जहाँ पे लगाया है वो साइट को चेक करना। मेंटेन बेड रेस्ट, मॉनिटर ईसीजी एंड बीपी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन के उस साइट पे जहाँ पे लगाया है उस साइट पे कोई इन्फेक्शन ना हो उसको भी प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिस की। उसके अलावा एक्सप्लेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्ट 3 में वेंटिलेटर केयर एंड वेंटिलेटर्स के। वेंटिलेटर क्या होता है और वेंटिलेटर केयर किस तरीके से करते हैं। इसमें आ जाता है कि अ वेंटिलेटर इज द मशीन दैट सपोर्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग्स। आपकी जो सपोर्ट करता है कि आप जिस तरीके से ब्रीथ कर रहे हो स्पॉन्टेनियसली, कि उस तरीके से ब्रीथ कर सको। ये एक मशीन होती है वेंटिलेटर, जिसके थ्रू आप अगर क्रिटिकल केयर कंडीशन में कोई पेशेंट है ना, उसको एक ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये क्या करता है वेंटिलेटर उसको एक प्रोवाइड करता है, पूरी उसकी जो ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली उसकी ब्रीथिंग को मेंटेन करता है। रिप्लेस द स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को, ठीक है, सपोर्ट करता है एंड रिप्लेस करता है स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग को। ये एक मशीन होती है। उसके अलावा क्या है कि ये आप सिंपल अगर वर्ड में हम देखते हैं तो वेंटिलेटर वो जहाँ पे जिन पेशेंट को क्या होता है कि वो खुद से ब्रीथ नहीं कर सकते, उन पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, ताकि उनको हम क्या करें, वेंटिलेटर पे वो पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो एक मशीन के थ्रू वो ब्रीथ कर रहे होते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, इन्वेंशंस वेंटिलेटर, नॉन इन्वेंशंस वेंटिलेटर्स, दो टाइप्स होते हैं वेंटिलेटर के, ठीक है। उसके अलावा इंडिकेशन ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशंस। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है उसकी इंडिकेशंस क्या होती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन इंक्लूड इन द रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तब हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर का यूज करते हैं। कार्डियक अराइसिस, कार्डियक कोई अराइसिस हो गया है, अरेस्ट हो गया, कार्डियक अराइसिस हो गए, कोई भी ऐसा कार्डियक डिजीज हम कह सकते हैं, कोई कार्डियक हार्ट फेलियर, ये सारे अराइसिस हो गए हैं, तब भी हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर यूज करते हैं। और सीवियर ट्रॉमा हो गया है तब भी हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। उसके अलावा ARDS में भी वेंटिलेटर का यूज होता है। COPD में जो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर का यूज करते हैं। ड्रग ओवरडोज हो गई है तब भी हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। न्यूरो मस्कुलर डिजीज है तब भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं। द ये सारी क्या है कि वो इंडिकेशंस है जिनमें हम क्या करते हैं, पेशेंट्स इन सारी कंडीशन में है ना, तो उसको हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेट
जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होती है, जिसमें आ जाता है द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जिसमें एयर इज द पुश इनटू द लंग्स। जो एयर है वो पुश करती है लंग्स पर, तो वो होता है कि अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो हो गया पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ आईसीयू, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी एयर है ना, हम उसको पुश करते हैं लंग्स के थ्रू, लंग्स पर, ठीक है। नेगेटिव वेंटिलेशन में आ जाता है चेस्ट एक्सपेंड होती है, एंड नेगेटिव प्रेशर्स आयरन लंग्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन लंग्स। तो यहाँ पे हमने क्या है कि बात कर ली आईसीयू और जो आयरन लंग्स की, ये दोनों इसके मोस्टली एक नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर है, डेफिशिएंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव वेंटिलेशंस। उसके अलावा वेंटिलेशंस, जो वेंटिलेटर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं उसको अगर हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है टाइडल वैल्यूज में आ जाता है एयर डिलीवरी विथ ईच ब्रीथ, के एयर की कितनी डिलीवरी हो रही है ईच ब्रेथ। नॉर्मल क्या है कि 6 to 8 ml पर केजी, ठीक है, ब्रीथ। उसके अलावा मिनट में वॉल्यूम कितना है वो देखते हैं। उसके अलावा टीवी जो होता है रेस्पिरेटरी रेट कितना है और एफओ कितना है, मतलब उसका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी कितनी है, और 21% है या नहीं है, जो नॉर्मल रूम एयर कितनी है। ये सारी चीजें हम देखते हैं और इसका रेशियो निकालते हैं। ओवरऑल हमें पता चलता है अल्वुला कितने ओपन हुए, सेंसिटिव पेशेंट इफेक्ट नीड टू ट्रिगर वेंटिलेशन, कि कितनी उसकी जो सेंसिटिव है उसकी नीड कितनी है, वो उसको चीज को ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कितना है उसको भी हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे प्रिवेंट एयरवे ड्यूरिंग ड्राइंग एंड मेंटेन द जो मस्कुलर फंक्शंस, मस्क्यो फंक्शंस, इनको फंक्शन को फाइंड करने के लिए भी हम ये सारी चीजें देखते हैं, चाहे वो वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन में हमें पूरा ओवरऑल पैरामीटर्स को देखने होते हैं कि कितना एयर अंदर जा रही है, अब अलवेला कितने अलवेला में एयर पहुंच रही है, कितने मिनट में पहुंच रही है, कितनी तेजी से पहुंच रही है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। उसके अलावा सेंसिटिविटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, एयर किस हिसाब से जा रही है, वो सारी चीजें देखनी होती है। टाइप्स एंड मोड ऑफ वेंटिलेशन। टाइप्स में इन्वेशंस एंड नॉन इन्वेंशंस इन्वेंटिव टाइप्स होते हैं। मेड में आ जाता है असेस कंट्रोल SIMV में, और प्रेशर सपोर्ट में, एंड CP AP में हम यूज करते हैं, और ये सारी आ जाती है मेड में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेन वेंटिलेटर का मेड के किस तरीके से हम बनाते हैं। उसके अलावा आ जाता है, उसके बाद बात करते हैं ट्रोबोस्टोर्डिंग्स मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें कॉमन आर्म्स इंक्लूडिंग हाई प्रेशर आर्म्स एंड लो प्रेशर अलार्म्स एंड अपीनिया अलार्म्स, लो ऑक्सीजन अलार्म्स, ठीक है, ये सारे अलार्म्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कास, जिसमें सेक्शंस किट ट्यूब्स एंड एयर लीक एंड डिसकनेक्शंस, इन सारी चीजों में ये अलार्म्स बजते हैं। हाई प्रेशर अलार्म्स, लो प्रेशर अलार्म्स, ओपिनियन अलार्म्स, लो ऑक्सीजन अलार्म्स, ठीक है। उसके अलावा नर्सिंग असेसमेंट क्या होती है, नर्स पेशेंट फर्स्ट असेस पेशेंट फर्स्ट पेशेंट को असेस करे, चेक एयरवे sections in the needed and check ventilator circulate and notify the physicians in अनरिजॉल्व। अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो उसको फिजिशियन को वो बुला सकते हैं। तो ये सारे ट्रबल्स होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशन में। कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, सबसे पहले रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड पल्मोनरी जो भी होती है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसके अलावा पल्मो थेरोक्स आ सकती है,
कार्डियोवैस्कुलर आ सकती है कॉम्प्लिकेशंस, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, पेशेंट एंजाइटी में चला जाता है, इंक्रीज होता है आईसीपी, इंक्रीज होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है वेंटिलेटर पेशेंट का। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है वेंटिलेटर की। उसके अलावा स्ट्रेस एंड अल्सर हो सकती है एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस है जो वेंटिलेटर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होती है, ठीक है। उसके अलावा नर्सिंग केयर ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट्स की नर्सिस की केयर क्या होती है। सबसे पहले मेंटेन द एयरवे, जो जो पोनेंसी है एयरवे की उसको मेंटेन करके रखना होता है। सेक्शंस व्हेन द नेसेसरी है तो सेक्शन करना होता है। मॉनिटर सीओपी, कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको मॉनिटर करें, एबीजीज को मॉनिटर करें, आर्टरियल प्रेशर को मॉनिटर करें। उसके अलावा ओरल, जो ओरल है, ओरल केयर एवरी 4 आवर्स जो ओरल है केयर करनी चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर है वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं उस पेशेंट को। उसके अलावा हेड इवोलेट 30 to 45 डिग्री तक हेड को इवोलेट करके रखें। उसके अलावा मॉनिटर वेंटिलेटर सेटिंग को मॉनिटर करें कि वेंटिलेटर सेटिंग सही है या नहीं है, प्रिवेंट करें वीएपी को एंड प्रोवाइड करें एक अच्छा न्यूट्रिशंस। उसके अलावा कम्युनिकेशन विथ पेशेंट्स एंड ये सारी चीज़ें हम एक नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर में ये सारी जिम्मेदारी होती है नर्सिस की। उसके अलावा वेयरिंग्स फॉर द मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या क्या वेयर करते हैं, तो सबसे पहले ग्राइडिंग्स, रिमूविंग वेंटिलेटर सपोर्ट व्हेन द पेशेंट कैन बी ब्रीथ और इंडिपेंडेंटली, अगर वो इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रहा है तो हमें क्या है कि उसको वेंटिलेटर पे हमें नहीं रखना होता है, ठीक है। सीपी एपी ट्रेड्स, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर्स, टी पीसीस ट्रेड्स एंड स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ट्रेड्स, तो इन सारी चीज़ों में हमें क्या है मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम यूज़ करते हैं वेंटिलेटर को। उसके अलावा नर्सिंग केयर क्या होती है, मॉनिटर वाइटल साइन, ऑब्स्ट्रक्ट, जो रेस्पिरेटरी इफेक्ट होता है उसको देखना, इंकरेज द कफिंग्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करो कफिंग के लिए। उसके अलावा प्रोवाइड रिस्टॉर्म्स एंड असेस एबीजीज, असेस करें एबीजीज को, ताकि हमें पता चले कि वेरिंग जो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारे जो ऑब्जेक्टिव थे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। उसके बाद बात करते हैं समरी की बात करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया होमोडायनामिक मॉनिटरिंग को, डिस्क्राइब किया आर्टेरियल प्रेशर को कितना होता है, सीवीपी को, एल एपी को, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आउटपुट इनपुट को डिस्कस किया। एबी जिस जो भी होती है आर्टेरियल एरोटिक इंट्रा एरोटिक बलून पंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नर्सिस की, वो हमने डिस्कस किया। वेंटिलेटर, उसकी इंडिकेटर, उसके पैरामीटर्स को डिस्कस किया। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई यील्ड एग्जाम की पॉइंट्स कौन कौन सी होती है, तो मेनली ये हाई यील्ड एग्जाम जो की पॉइंट्स होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल सीवीपी प्रेशर है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है, नॉर्मल आपके पास रूम एयर कितनी होनी चाहिए वो है, और नॉर्मल आपके पास आई रेट होना, और उसके अलावा पीपी पीई पे होना कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आ गई है यहाँ पे, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी पूरे आपके यूनिट में ये हाई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हवाले से होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।